एनालिसिस। once again good afternoon to all students। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो आज का पहला खबर देखते हैं, आत्मनिर्भर भगवनी योजना। आत्मनिर्भर भगवनी योजना विच इज ANBY, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 एग्रीकल्चर स्टेट इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। सो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर स्कीम लाया गया, उसकी के अंतर्गत ये आता है। तो एग्रीकल्चर एंड स्टेट लेवल वेलफेयर स्कीम्स में से एक है, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, तो इसका इंपॉर्टेंस समझिए इस प्रोग्राम का। इट इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम विच वाज कंडक्टिंग इन लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में आपका ये प्रोग्राम कराया गया ताकि एडुकेट किया जा सके बेनिफिशियरीज को स्टेट हॉर्टिकल्चरल स्कीम्स के अंतर्गत, ठीक है। प्राइमरली आपका ANBY यही वाला, तो इसी स्कीम में। एंड ANBY है क्या, देखिए सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए, आत्मनिर्भर भगवनी योजना। ये जो आत्मनिर्भर भगवनी योजना है, ठीक है, ये क्या है? इट इज अ बैंक लिंक्ड अम्ब्रेला स्कीम। बैंक लिंक्ड अम्ब्रेला स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट करते हैं टू एक्सपांड एग्रीकल्चरल एरिया कवरेज। जो खेती का जो एरिया है, एग्रीकल्चरल कवरेज है, कवरेज एरिया, उसको एक्सपांड करने के लिए, और कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स का कल्टीवेशन को एनकरेज करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ जाइए स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी। सो क्लास थोड़ा सा हाँ डिले हो गया था, यस हाँ ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहिए जल्दी से जल्दी, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हाँ, तो आत्मनिर्भर भगवनी योजना जो है, इट इज अ बैंक लिंक्ड अम्ब्रेला स्कीम जो इंप्लीमेंट करते हैं ताकि ये एग्रीकल्चरल जो एरिया है इसके कवरेज को बढ़ा सके और एनकरेज करे कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ठीक है, मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मेनली, ठीक है। अब ये जो इसका सिग्निफिकेंस समझिए, इट प्रोमोट्स एग्रीकल्चरल सेल्फ रिलायंस एंड कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर। तो अरुणाचल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए काफी जाना जाता है, ठीक है। जो बागड़ा बस्ती है आपका, पाइनएप्पल्स के कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है फॉर एग्जांपल। तो उसी तरह जो पाइनएप्पल्स है, जो अरुणाचल के पाइनएप्पल्स, जो क्वींस पाइनएप्पल है आपका, उससे भी कई गुना ज्यादा इसका जो वी कैन से अच्छी तरीके से अगर प्रमोट किया जाए तो काफी अच्छा हो सकता है। तो ये स्कीम उसमें सहायक सिद्ध हो सकती है। तो प्रमोट्स एग्रीकल्चरल सेल्फ रिलायंस एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर बाय रिड्यूसिंग फाइनेंशियल बर्डन ऑन फार्मर्स। अब ये स्कीम किस तरीके से काम करता है कि ये जो फाइनेंशियल बर्डन है फार्मर्स पे कमा देती है। कैसे कमा देती है? एक स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट सब्सिडी मॉडल के हिसाब से। अब ये मॉडल कैसे काम करता है, देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल क्रेडिट सब्सिडी मॉडल जो है, इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करता है विद 45% गवर्नमेंट सब्सिडी। अब जो टोटल खर्चा है ये कल्टीवेशन में, उसमें से 45% गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में आता है, 45% बैंक फाइनेंस करती है, ठीक है, बैंक्स लोन वगैरह दे देगी 45%, और बाकी का जो 10% है वो अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो बेनिफिशियरी खुद उठा सकेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें 45% जो टोटल खर्चा है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो इसमें मेनली आपका 45% किसके रूप में आता है? गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है, वी कैन से गवर्नमेंट सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद प्लस 45% आपका बैंक फाइनेंस करेगा, है ना। तो हो गया कितना? 5 5 10 0 90% जो है आपका बेयर कर देगी गवर्नमेंट और बैंक। बाकी का बचा जो 10% है वो आपका बेनिफिशियरी खुद बेयर करेगा, एंड यहां से 100% एक्सपेंडिचर आपका निकल आएगा। सो इसी को हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर क्रेडिट सब्सिडी मॉडल। क्लियर, समझ गए? तो इस तरह से ये स्कीम इंप्लीमेंट किया जाएगा, ओके, एंड इट इज गोइंग ऑन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपना सेकेंड न्यूज, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? चलिए, 38 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, गुड गुड। अब हम देखते हैं PM श्री स्कूल सिलेक्शन, ठीक है, जो आज का सेकंड टॉपिक है, PM श्री स्कूल सिलेक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एजुकेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्सपेक्टिव से। सो ऑलमोस्ट 13,092 स्कूल्स हैव बीन सिलेक्टेड एज PM श्री स्कूल्स। ये क्या है PM श्री, देखते हैं। ये एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड NEP 2020 इंप्लीमेंट करने के लिए काफी जरूरी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। देखें, अगर हम देखें इसका सिग्निफिकेंस, इट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट। It highlights the active on-ground infrastructure upgrades designed to create exemplar model schools that will lead implementation of new education policy.
तो पीएम श्री जो स्कूल है वो एक तरह का सेंट्रली, ये जो पीएम श्री योजना है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सबसे पहले तो याद रखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी कि इसमें स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों अपना फंडिंग शेयर करेंगे, ठीक है। जनरली आपका बाकी स्टेट्स के लिए 60-40 का रेशियो होता है, 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए होता है 90:10, यानी 90% फंडिंग आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स में 90% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, पीएम श्री के बारे में देखेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ऑफिशियली सिलेक्ट की है 13,092 स्कूल्स पूरे देश भर में, ठीक है, जो कि आपके अपग्रेड किए जाएंगे अंडर पीएम श्री स्कीम। ये स्कीम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्टेट वाइज सिलेक्शंस इंक्लूड, ठीक है, कहां कहां से कितना लिया है। 1888 उत्तर प्रदेश से, 982 आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, 946 आपका महाराष्ट्र से एंड 944 मध्य प्रदेश से। ये आपको याद नहीं रखना है, याद रखना है ये हिस्ट्री ऑफ द स्कीम। सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द स्कीम। पीएम श्री जो है ये काफी टाइम से चल रहा है अभी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, पीएम श्री मीन्स पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसा कि मैंने कहा इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव जो ऑफिशियली आपका लॉन्च हुआ था कब, सितंबर 7, 2022 में। 7 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस स्कीम का। इट इज द स्कीम्स हिस्टोरिकल गोल इज टू अपग्रेड ओवर 14,500 एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स इनटू मॉडल इंस्टीट्यूशन। इस स्कीम का मकसद ये है कि कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स, सभी नहीं, कुछ सिलेक्टेड गवर्नमेंट स्कूल्स जो है तकरीबन आपका 14,500 से भी ज्यादा एग्जिस्टिंग जो अब ऑलरेडी है, नया से कुछ नहीं बनेगा, और एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको एक मॉडल इंस्टीट्यूशन की तरह बना सके विथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, होलिस्टिक लर्निंग, ये सारा प्रोविजंस आएगा। तो अगर हम देखें पीएम श्री के लिए कौन कौन से स्कूल्स एलिजिबल है, तो पीएम श्री जो योजना है, इनिशिएटिव है, इसके लिए एलिजिबल स्कूल्स कौन कौन से है, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं, एलिजिबल स्कूल्स, अगर हम देखें एलिजिबल स्कूल्स, तो सबसे पहले तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्कूल्स मैनेज बाय, जितने भी स्कूल्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, मैनेज बाय, मैनेज इन द सेंस फंडिंग सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, मैनेज बाय सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स, ठीक है। सेंट्रल, स्टेट, सेंट्रल हो सकता है या स्टेट हो सकता है या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट, ठीक है, एंड लोकल बॉडीज ऑल्सो, लोकल बॉडीज के भी जो स्कूल्स है वो भी आपका मैनेज करती है, ठीक है। चलिए वो भी आपका आता है। देन सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड हो गया सारे केंद्रीय विद्यालय, जितने भी केंद्रीय विद्यालय है, ऑल केवीज एंड नवोदय विद्यालय, ठीक है। नवोदय विद्यालय विच आर नॉन प्रोजेक्ट एंड रन फ्रॉम परमानेंट बिल्डिंग्स, नवोदयास, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय एंड ऑल केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदयास, सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदयास आएंगे, ठीक है। जो नॉन प्रोजेक्ट हो, नॉन प्रोजेक्ट मतलब ऐसा टेम्पररी बेसिस पे नहीं है, जनरली ये परमानेंट बिल्डिंग्स पे रन कर रही है, ठीक है। ये एक परमानेंट स्थापना है जो परमानेंटली किसी बिल्डिंग में आपका बना हुआ है एंड हमेशा रहेगा, ठीक है। इस तरह के स्कूल्स को आपका पीएम श्री में एलिजिबल माना जाता है। अब देखिए एक और चीज पीएम श्री से याद रखिए कि ये 2022 में लॉन्च हुआ था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसमें क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश ओवर 14,500 पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है, जिसमें क्या क्या किया जाएगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे उन स्कूलों को मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। मॉडल इंस्टीट्यूशन, इसको हम समझा देते हैं किस तरह से मॉडल इंस्टीट्यूशन बनेंगे। अब इन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाएंगे, ठीक है, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड लाया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम्स वगैरह होंगे, ठीक है, आपका कंप्यूटर लैब होता है। तो इस तरह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा ताकि एक तरह का मॉडल स्कूल बन जाए, बाकी स्कूलों के लिए एग्जाम्पल हो। अब अगर मैं ईटानगर से एग्जाम्पल दूं तो पीएम श्री जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 है, ये आपका सी सेक्टर नाहरलगुन में लोकेटेड है, तो दैट इज वन एग्जांपल। फिर उसी तरह आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बीएन स्ट्रीट में है, नेशनल हाईवे 52 के पास में, 52A के पास में, ईटानगर, उसमें। और एक पीएम श्री JNV बोल के है, आपका तवांग में पड़ता है ये स्कूल। सो इसी तरह से कई सारे स्कूल अरुणाचल से भी सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आंसर करने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। आप उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो दिस इज द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम। तो विथ रेफरेंस टू द पीएम श्री पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को देखिए, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एम्ड एट अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स। क्या ये सही है गलत है, देखिए।
अपग्रेडेड स्कूल्स आर इंटेंडेड टू शो केस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, इसमें से इनमें से दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, काइंडली कमेंट कीजिए आप लोग। ए होगा वन ओनली, या बी होगा वन टू ओनली, बोथ वन एंड टू होगा, या नीदर वन एंड नॉट टू, ठीक है। आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो चलिए, सो इट इज इन स्लाइड नंबर 9-10, ठीक है। चलिए, तो थर्ड न्यूज देखते हैं, बायलैटरल मोबिलिटी इंडियाज डायस्पोरा एंड यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी। यहाँ हम लोग जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूएस के H1B वीजास के बारे में बताया गया है, लेट अस सी, ठीक है। तो न्यूज में क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, वाई दिस इज इन न्यूज, बिकॉज तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने रिसेंटली मिला है किससे, यूएस एम्बेसडर से मिले हैं, ताकि अर्ज किए हैं ताकि ये जो H1B वीजास है यूएस के, इसको सिंप्लीफाई कर सके, एक्सपीडाइट कर सके, इसका फास्टर प्रोसेसिंग हो, रिन्यूअल हो और स्टाम्पिंग हो, ताकि इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस में काम करने जा सके। तो देखते हैं H1B वीजास है क्या, ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो द H1B वीजा प्रोग्राम जो है, ये एक वाइटल इंडिया यूएस इकोनॉमिक रिलेशन के लिए एक वाइटल प्रोग्राम लाया गया है, जहां पे जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स है, जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट इंजीनियर्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा वैसे भी आपका लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बेनिफिशियरीज में आते हैं, तो ये तो है ही। और जो मतलब एक्चुअली H1B वीजा का स्कीम का मकसद क्या है कि ये नॉन इमिग्रेंट वीजा है, जो कि यूएस एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है, ताकि यूएस एम्प्लॉयर्स यानी यूएस के कंपनीज जितने भी आपके जो रोजगार दे रहे हैं, वो सारे कंपनीज फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। मान लीजिए कोई स्पेशल आईटी प्रोफेशनल चाहिए, स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो उनको हायरिंग करने के लिए फॉरेन से आपका हायरिंग कर सकते हैं ये कंपनीज। और H1B वीजा एक तरह से एक डॉक्यूमेंट है जो इनको अलाउ करता है यूएस में काम करने के लिए कुछ समय के लिए। तो इंडिया के जो प्रोफेशनल्स है वो मैक्सिमम ये लार्जेस्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इन द बेनिफिशियरीज। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया से ही आते हैं, और भी फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, इंडिया और चाइना से सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इससे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, रेमिटेंसेस का देखिए, इट ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इंडिया में रेमिटेंसेस आते हैं, ये लोग पैसा भेजते हैं इंडिया में, एंड ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी भी होता है, ठीक है। सो इफ यू सी दिस आल्सो एक्सपर्टाइज ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी, ओके। चलिए जस्ट अ मिनट, ये क्या आ गया, ओके चलिए। तो H1B वीजा जो है, जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलाउज यूएस एम्प्लॉयर्स टू टेम्परली हायर फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। अब दीज आर जॉब्स दैट रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है इसमें, स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो चाहिए आपको, एक्सपर्टीज चाहिए ही चाहिए अलग अलग फील्ड में, और उसके साथ साथ मिनिमम एक बैचलर डिग्री चाहिए, ये इक्विवेलेंट चाहिए अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मेडिसिन, ओके। तो चलिए, कोटा सिस्टम, अब ये कोटा सिस्टम के थ्रू चलता है अंडर करंट लॉ, जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है अमेरिका में। तो यूएस गवर्नमेंट सेट करती है एक रेगुलर एनुअल कैप ऑफ 65,000 H1B वीजा, पूरे साल भर में, पूरे टाइम पीरियड में 65,000 H1B वीजा ही इशू किए जाएंगे, ठीक है। टोटल 65,000 वीजा ही इशू होगा, और एडिशनल उसमें से 20,000 वीजा ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, रिजर्व्ड है, एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है उन फॉरेन नेशनल्स के लिए जो एक मास्टर डिग्री या हायर डिग्री लिए हैं कोई यूएस इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। कोई अगर यूएस के इंस्टीट्यूशन जैसे मैसेच्यूसेट्स जो आपका एमबीए का जो डिग्री देती है, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी जो है, तो वहां से, या मान लीजिए कोई भी दूसरे यूएस इंस्टीट्यूशन से किसी ने डिग्री लिया है, तो ये 65,000 H1B वीजास में से, समझिए इस बात को, 65,000 जो H1B वीजास जो इशू करेगी यूएस, उसमें से 20,000 जो वीजा है ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जिन्होंने मास्टर डिग्री अर्न किया है। वो फॉरेनर होना होगा ऑब्वियसली, फॉरेन नेशनल जो मास्टर डिग्री अर्न किए हैं किसी यूएस की संस्था से, ठीक है, उनके लिए 20,000 वीजास रिजर्व्ड है, ये 65,000 H1B वीजास में से, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो नाउ लेट अस सी अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग H1B वीजा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो बताइए क्या होगा, इट इज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी, ठीक है,
इट इज नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी में इसको रखते हैं, क्या ये सही है? देखिए, इट अलाउज यूएस एम्प्लॉयर्स टू टेम्परली हायर फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट, क्या कौन सा करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 या नीदर 1 और 2? ठीक है, एक बार देख लीजिए इस स्टेटमेंट को काइंडली स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देके आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर? ठीक है, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में काइंडली बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ ये स्टेटमेंट्स, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? A B C D। ठीक है, काइंडली ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना आगे का टॉपिक। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। फोर्थ टॉपिक इज अरुणाचल प्रदेश गवर्नर इनॉग्रेटेड द न्यू गवर्नर सेक्रेटरी बिल्डिंग। तो सिंपल सा न्यूज है, नया सेक्रेटरी बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया है आपका, जिसको लोक भवन ईटानगर ऑन 5 अगस्त 2026। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ऑन गोइंग एफर्ट टू डेमोक्रेटाइज एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन बाय फ्रेमिंग देम एज एक्सेसिबल पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, जिससे कि प्रोमोट होगा सिटीजन एंगेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ठीक है, तो ये जो है ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पहले है इसका नाम हुआ करता था राजभवन। ठीक है, फॉर्मली दिस गवर्नमेंट हाउस वाज नेम एज गवर्नर हाउस वाज नेम एज राजभवन, एंड अभी इसका ऑफिशियली नाम हो गया है लोक भवन। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, ये जता रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये लोगों के लिए है। इट इज हाउस ऑफ द पीपल। द गवर्नमेंट emphasized that the institution belongs to the people and is meant to serve as platform for dialogue and outreach, keeping it accessible to students, entrepreneurs, आर्टिस्ट और फार्मर्स। ये जो इंस्टीट्यूशन है लोक भवन, राजभवन से इसका नाम लोक भवन किया गया है। लोक भवन का मतलब है लोगों का, लोगों के लिए, ये हाउस ऑफ द पीपल है। ठीक है, तो लोगों के लिए खुला है। ठीक है, इसमें आपका ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है, ये जो खुला गया है लोक भवन, ये लोगों के लिए है। एंड इट इज मेंट टू सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, ताकि लोगों की ग्रीवेंसेस इसमें लिए जा सके। एक्सेसिबल, ये इसको एक्सेस दिया जाएगा फॉर स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी फार्मर्स है या आर्टिस्ट है। ठीक है, तो इसको मेंस में आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, जहां पे जो सरकार है वो लोगों के करीब आती है इस तरह से सिंबॉलिक जेस्चर आपका दिखा के। ठीक है, ओके, दिस इज अ सिंबॉलिक जेस्चर एज वेल एज एन अटेम्प्ट फॉर डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेटाइज, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू डेमोक्रेटाइज एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, चलिए तो लास्ट आज का टॉपिक देखते हैं, रिहेबिलिटेशन फॉर क्लाउडबर्स्ट विक्टिम्स। जस्ट अ मिनट, आई थिंक हाँ यही है लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज का आखिरी टॉपिक हम देखते हैं, रिहेबिलिटेशन फॉर क्लाउडबर्स्ट विक्टिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग आंसर कीजिए काइंडली। ओके, तो चलिए अभी और एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, ट्राई एंड आंसर दैट आल्सो। ठीक है, चलिए ये देखते हैं ये क्यों न्यूज में है। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने अनाउंस किया एक मेजर रिहेबिलिटेशन मेजर डिजास्टर विक्टिम्स के लिए। ठीक है, तो कौन सा डिजास्टर? क्लाउड बर्स्ट विक्टिम्स रेंडर्ड लैंडलेस टू 5 मारला प्लॉट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, तो जो भी क्लाउड बर्स्ट के कारण जो भी विक्टिम्स है, जिनका आपका घर उजड़ गया या मान लीजिए जमीन आपकी छिन गई, तो उनके लिए एक मेजर रिहेबिलिटेशन मेजर अनाउंस किया गया है। जो भी फैमिलीज जिनका पूरी तरीके से उनका जमीन चला गया आपके रिसेंट फ्लैश फ्लड जो क्लाउड बर्स्ट के कारण हुआ था, इनको 5 मारला प्लॉट दिया जाएगा फॉर रीसेटलमेंट। अब ये मारला क्या होता है? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर या पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आपका एक लैंड मेजरमेंट का यूनिट होता है। ठीक है, एक लैंड मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, लैंड मेजरमेंट, दिस अ काइंड ऑफ लैंड मेजरमेंट यूनिट जिसे हम कहते हैं मारला। तो अगर हम देखें 1 मारला, एक मारला कितना होता है? एक मारला होता है ऑलमोस्ट 272.25 स्क्वायर फीट। ठीक है, 272.25 स्क्वायर फीट का जो जमीन है इतना होता है। ठीक है, 272.25 स्क्वायर फीट। तो 5 मारला कितने हो गए? 5 मारला इफिसी जो गवर्नमेंट देंगे 5 मारला प्लॉट ऑफ लैंड, तो 5 मारला हम कितना बोलेंगे? 1361। ठीक है, 1361.25 स्क्वायर फीट जमीन। ओके, तो और थोड़ा एक्सटेंड करके देखते हैं। अगर हम देखेंगे 20 मारला, तो 20 मारला आपका कितना हो जाता है? 20 मारला इक्वल टू 1 कनाल। ओके,
जैसे हमारा लैंड मेजरमेंट होता है ना, जैसे कि 1 बीघा लैसा वैसा करके, उसी तरह 160 मारला अगर हम मिला दें तो हो जाता है 1 एकड़। चलिए इतना आपको याद नहीं रखना, बस मारला क्या होता है वो मैंने समझा दी। ओके चलिए, नाउ क्लाउड बर्स्ट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, यू नीड टू रिमेंबर। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, देखिए इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के हिसाब से क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, जो हम हिंदी में बोलता है, वो क्या है, बादल का फटना। इट इज अ हाईली लोकलाइज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट वेयर अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ रफली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स रिसीव्स 100 mm या 10 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल विद इन अ सिंगल आवर। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोले तो किसी भी एरिया, मान लीजिए 20 से लेके 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है, मान लीजिए 20 से, जैसे कि ये सपोज 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया में अगर 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, ठीक है, एक सिंगल 1 घंटे के अंदर आपका कितना 100 mm, यानी कि 100 mm को अगर हम 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा अगर बारिश आ जाए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल हो, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट। अब ये किन किन कारणों से क्लाउड बर्स्ट होता है, बेसिकली मैकेनिज्म इट ऑकर्स प्राइमरली इन माउंटेन रीजन्स, जनरली ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का वजह से होता है, जहां पे वार्म मॉइस्चर लेडन एयर इज फोर्स टू अप इन स्टीप माउंटेन स्लोप्स। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करेंट्स जो अप ड्राफ्ट होते हैं वो ट्रैप कर देते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको मैं डायग्रामेटिकली यहाँ समझाता हूँ। देखिए होता कैसे है क्लाउड बर्स्ट, समझिए इसको, ठीक है, इसको समझने की प्रयास करते हैं। देखिए ये मान लीजिए एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है मान लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो विंड है, विंड जो मॉइस्चर लेडन विंड है, मान लीजिए यहाँ से विंड ब्लो कर रही है, ये जो विंड है ये अचानक गर्म हवा जो ऊपर जाती है, ठीक है, अचानक जो अगर हम गर्म हवा यहाँ पे बनाए, जैसे कि अगर सपोज येलो से, तो ये जो हवा है यहाँ माउंटेन होने के कारण ये अचानक से अप ड्राफ्ट यानी कि अपलिफ्ट हो जाती है। अपलिफ्ट होने के कारण ये ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और ठंडा होने के कारण यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और बादल बनेंगे। अब होता क्या है, बहुत ज्यादा हाइट और हवा का स्पीड होने के कारण, हवा तेजी से बहने के कारण, ठीक है, बहुत तेजी से मान लीजिए हवा बह रही है, हवा तेजी से बहने के कारण यहाँ जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे कंडेंसेशन में, इसको वापस से फोर्सफुली ऊपर ले जाया जाएगा, ठीक है, वापस फोर्सफुली ऊपर ले जाया जाएगा, और ये जितना नीचे आने की कोशिश करेंगे हवा उसको और ऊपर ले जाएगा, और इतना बड़ा भारी भरकम सा बादल बनेगा जिसे हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ठीक है, ये क्लाउड्स पे क्लाउड्स आपका टावरिंग क्लाउड्स होते हैं, ये एड अप होते रहेंगे, इनको हम थंडरिंग क्लाउड्स भी बोलते हैं, और अचानक से तेजी से बहुत ही कम समय में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बहुत तेजी से बारिश हो जाएगी। इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट। तो इसी को हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। ओके, क्लाउड बर्स्ट। तो ये जो हवा तेजी से पुश कर रहा है ड्रॉपलेट्स को, इसी को बोलते हैं अपड्राफ्ट। यहाँ पे जो लिखा है आपका अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट के कारण मैसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स बन जाते हैं जिसे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं, और वो अचानक से आपका बरस पड़ता है। एंड वो कितना बरसता है, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है 1 घंटे के अंदर। तो उससे ऑब्वियसली क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा इसका, तेजी से आपका जो सडन टॉरेंशियल डाउनपोर होगा उसके कारण आपका ग्राउंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम रहता है। वैसे भी आपका जो हिली एरियाज में ग्राउंड वाटर का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वैसे ही कम रहता है, और वो कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, जो जमीन है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसके कारण बहुत ही भयानक बाढ़ आएगी, फ्लैश फ्लड आएगी, लैंडस्लाइड भी हो सकता है, और डेब्री फ्लो हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो मलबा है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जो उत्तराखंड में हमने क्लाउड बर्स्ट देखा। ठीक है, तो व्हेन दीज अपवर्ड करेंट्स वीकन द ट्रैप्ड वाटर इज रिलीज साइमल्टेनियसली, जिसके कारण बहुत ही तेजी से, बहुत ही अचानक से आपका बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसके कारण ग्राउंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एग्जिट हो जाएगी, ग्राउंड इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ये जो यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे जमीन इस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और पूरा जमीन ढह जाएगी। ठीक है, पूरा जमीन ढह जाएगी, इसी को हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड। और ये जो पानी यहाँ पे जमा है वो तेजी से बहने लग जाएगी, और इसके कारण आएगा फ्लैश फ्लड। ठीक है, इसके कारण आएगा फ्लैश फ्लड, एंड जो पूरा मलबा है, पेड़ पौधे पक्षी जानवरों के अवशेष सब कुछ बह जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट एंड इट्स इंपैक्ट इज लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड, डेब्री फ्लो। ओके, क्लियर। तो चलिए एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं इसी टॉपिक के बेसिस पे। बताइए
प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अ वेदर इवेंट इज क्लासिफाइड अ क्लाउड बर्स्ट। कौन से वेदर इवेंट को हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं? जब एक ज्योग्राफिकल एरिया जो कि रफली 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर्स है, वो रेनफॉल, कितना रेनफॉल रिसीव करने के कारण एक क्लाउड बर्स्ट होता है, बेसिकली वो बोल रहे हैं। तो ऑप्शन ए 50 mm या उससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर, 100 mm और उससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर, 150 mm या उससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर, या 200 mm या ज्यादा उससे ज्यादा 1 घंटे के अंदर। तो काइंडली आंसर कीजिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का तो आंसर करना ही है। सर अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं, बट हम लोग मैराथन करवाएंगे, ठीक है। CGL हो, CHSL हो या APPSC हो, हम मैराथन करवाएंगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ओके, किया जाएगा। एंड रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स हम लोग कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक। एंड ये जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको आंसर कीजिए। नीलोंग तांगा जी आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका मैं आंसर बताता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा बी, 100 mm और मोर विद इन अ सिंगल आवर। हमने देखा, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। बाकी के जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने देखा, लेट अस सी, इसका आंसर करते हैं ये वाला। सपोज H1B वीजा, ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ कुछ गलती नहीं है। नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी में आता है। और यूएस एम्प्लॉयज allows US employees to temporarily hire foreign workers in specialty occupation that require, it allows US employers to temporarily hire foreign workers, ठीक है, in specialty occupation that require highly specialized knowledge, absolutely correct, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा और हमने क्या देखा था, और एक क्वेश्चन आई थिंक देखा था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये हमने देख लिया। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, यस दिस वन। तो PM3 के रिगार्डिंग भी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल को अपग्रेड करना चाहता है। अपग्रेडेड स्कूल्स आर इंटेंडेड टू शोकेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यस ऑब्वियसली बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो यस, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड ऐसे ही इस तरह से हमारा सेशन को लाइक कीजिए, नॉट SPSC को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ये जो सेशन है काइंडली अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।